देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन लेक्चर 4, ठीक है, इसके पहले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 का हम रोज ही रिवीजन कर रहे हैं, है ना। ये र जो है वो कई बार मेरे मुंह से ल निकलता है, और मेरी बेटी भी ऐसे ही करती है, राहुल को लाहुल बोलती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर, है ना, रोज की बजाय लोज हो जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ना, उसमें कल हम लोगों ने पेंडुलम करा था। और पेंडुलम जो है मेरे ख्याल से बचपन से आपको याद होगा कि अगर एक पेंडुलम ऑसिलेशंस करता है, कल ये चीज़ सीखी थी, एक पेंडुलम ऑसिलेशन करता है, कंडीशन क्या होना चाहिए एसएचएम के लिए कि एंगल बहुत स्मॉल हो। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G। फिर उसके बाद में इसको मैंने डिराइव करा था। फिर उसके बाद में मैंने आपको वेरी लार्ज पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड निकाला था जिसकी रेडियस जो है, जिसकी लेंथ जो है अर्थ के कंपैरेबल हो। तो उसके लिए टाइम पीरियड आया था 2 पाई अंडर रूट ऑफ 1/G इंटू इन द ब्रैकेट 1/L प्लस 1/R। एंड उसके बाद में हम लोगों ने क्या करा था कि अगर एक पेंडुलम है और वह किसी ऐसी फ्रेम में है जो एक्सेलरेटेड है, तो उसमें टाइम पीरियड जो आया था वो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G इफेक्टिव है। आया समझ में? L/G इफेक्टिव। अब इस पर बेस्ड मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कल वर्क करने के लिए दिए थे, ठीक है। आप लोगों ने सॉल्व करे होंगे, एक के बाद एक डिस्कस कर लेता हूँ। ये इंक्लाइन प्लेन है बॉस, इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थीटा है। यहाँ पर एक ट्रॉली है और ये ट्रॉली, ये फ्रिक्शनलेस फ्लोर है। तो ये ट्रॉली के अंदर एक बॉब सस्पेंडेड है और आपको क्या करना है, उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। ये फ्री टू मूव है, यानी यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ऑसिलेशन कहाँ से होगा? विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली फ्रेम। ग्राउंड की विथ रेस्पेक्ट टू एसएचएम नहीं होगा। तो आपको टाइम पीरियड किसके विथ रेस्पेक्ट टू मिलेगा? विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जी इफेक्टिव निकालना है। तो जब भी जी इफेक्टिव निकालना है तो जितने भी मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, है ना, उन फोर्सेस का रिजल्टेंट निकाल लो एक्सेप्ट टी को छोड़कर। और वो जो फोर्स आता है वो फोर्स आपको क्या देता है? जी इफेक्टिव देता है। थोड़ा सा समझने की बात है, ठीक है, और कुछ नहीं। ट्रॉली कहाँ जा रही है दोस्तों? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विद एन एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। यहाँ पर अगर कोई बॉब सस्पेंडेड होगा तो बॉब की पोजीशन मान लीजिएगा कुछ इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर कुछ होगी। ऑल्दो अगर ये इधर जा रहा है तो बॉब की पोजीशन इधर की तरफ होगी, मीन पोजीशन में इधर की तरफ कहीं होगी, है ना। तो ऐसे बॉब पर जो फोर्सेस लग रहे हैं, इसको थोड़ा सा मैं बड़े डायग्राम में बता देता हूँ। ये बॉब लिया, इस पे फोर्सेस क्या लग रहे हैं? वन फोर्स इज mg वेट। मैंने कहा टेंशन को छोड़कर बाकी जो फोर्सेस हैं उसका जो रिजल्टेंट आएगा, है ना, उसके एंटी पैरेलल टेंशन होगा। और वही फोर्स का जो वही फोर्सेस के रिजल्ट के कारण जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या होगा? जी इफेक्टिव होगा। तो आप कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो? ट्रॉली से। एंड ट्रॉली इधर जा रही है विद एन एक्सेलरेशन जी साइन थीटा, है ना। सेम क्वेश्चन जो है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने कराया है, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए? दिस इज द पसूडो फोर्स, दिस इज व्हाट? mg साइन थीटा। ओके, इसके अलावा तीसरा फोर्स क्या है? टेंशन, लेकिन उसको अपने को नहीं लेना है। अभी यहाँ पर आपको इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना है। तो इसके लिए टेक्निक क्या होगी? कंपोनेंट मेथड। ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो स्यूडो फोर्स का ये कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा कॉस थीटा, और स्यूडो फोर्स का ये कंपोनेंट क्या होगा? mg साइन स्क्वायर थीटा। वाई डायरेक्शन में ये दोनों फोर्सेस है। नेट फोर्स कहाँ आएगा वाई डायरेक्शन में?
नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, mg माइनस mg साइन स्क्वायर थीटा, mg इज कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा. नेट फोर्स अलोंग x डायरेक्शन इज व्हाट, mg साइन थीटा कॉस थीटा. अब ये जो रिजल्टेंट फोर्सेस आ गए उसके कारण यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स. तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, एक फोर्स y डायरेक्शन में, एक फोर्स x डायरेक्शन में, उसका रिजल्टेंट निकालना है. तो ये होगा हमारा F नेट. ओके, F नेट ये होगा. और F नेट का इंक्लाइनेशन निकालना है विथ y एक्सिस. तो यहाँ पर tan ऑफ फाई की वैल्यू क्या होगी, fx अपॉन fy. तुम्हारे सामने ये दोनों है, इसका डायरेक्टली डिवाइड कर दो. fx अपॉन fy क्या आएगा, cot थीटा. तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस पोजीशन के अबाउट SHM करेगा, ठीक है. और दूसरी बात यहाँ पर F नेट क्या होगा बोस, अंडर रूट ऑफ fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर. F नेट क्या देगा, m इंटू जी इफेक्टिव, fx का स्क्वायर और fy के स्क्वायर में से mg cos थीटा, mg cos थीटा क्या हो गया, कॉमन आ गया. तो इट इज mg cos थीटा कॉमन, यस और नो. इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. तो इसका मतलब क्या आया, g इफेक्टिव इज व्हाट बेटा, इट इज 1, इट इज g cos थीटा एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l अपॉन g इफेक्टिव इज g cos थीटा. ठीक है, ध्यान से समझना. जो रिजल्टेंट डायरेक्शन है वर्टिकल से वो थीटा एंगल बनाते हुए, तो वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए इस पोजीशन पर हमारा पेंडुलम क्या करेगा, इसके अबाउट पेंडुलम ऑसिलेशंस करेगा. ठीक है, समझ गए. एक बार फिर आप इससे इनको घर जाकर रिवाइज करिए क्वेश्चंस. ये क्वेश्चन जो है वो तो कैसा है, ये वाला फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आया था. और फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने समझाया था कि जब कोई ट्रॉली के अंदर लिक्विड भरा हुआ है और अंडर ग्रेविटी वो विथ एक्सेलरेशन g साइन थीटा से मूव होता है, तो फ्री सरफेस जो है वो पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन होती है. उस समय भी हमने सेम मेथड से सॉल्व किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया था मैंने आपको, और वो क्वेश्चन हमारा था कौन सा वाला, अच्छा हाँ, कार. तो ये हमारी एक कार है. ओके, ये किसी सर्कुलर ट्रैक में, और ये कार के अंदर अगर एक बॉब सस्पेंडेड है एल लेंथ की स्ट्रिंग्स. ओके, अगर वेलोसिटी ऑफ द कार जो है वो v है, जो सर्कुलर पाथ में कार घूम रही है उसकी रेडियस है स्मॉल r. ठीक है, तो ये कार जो है वो बोर्ड को फाड़ कर बाहर निकल रही है, ये पोस्चर है उसका. ठीक, अंदर अगर एल लेंथ की स्ट्रिंग से एक बॉब सस्पेंडेड है तो उसका SHM अगर होता है तो हमें कहाँ से दिखेगा, फ्रॉम कार फ्रेम. कार फ्रेम में कार का एक्सेलरेशन किधर की तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर, और वो किसके बराबर है, v स्क्वायर बाय r. तो इसलिए विथ रेस्पेक्ट टू कार फ्रेम यहाँ पर एक फोर्स लगेगा दैट इज कॉल्ड स्यूडो फोर्स. वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ द बॉब इनटू एक्सेलरेशन ऑफ कार v स्क्वायर बाय r. दूसरा फोर्स लग रहा है mg और तीसरा फोर्स लग रहा है टेंशन. अब आपको क्या करना है, इज्जत से बताइए, mv स्क्वायर बाय r और mg, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके एंटी पैरेलल टेंशन होगा, और उस मीन पोजीशन के अबाउट हमारा बॉब जो है वो क्या करेगा, ऑसिलेशन करेगा. तो यहाँ पर एक चीज़ ये
कि थीटा अगर अपने को निकालना है, लेट दिस इज थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, यानी दिस फोर्स इज व्हाट, mv² बाय r अपॉन mg, यानी थीटा इक्वल टू क्या, टेन इनवर्स v² बाय rg। तो ये इस पोजीशन के अबाउट, ये थीटा एंगल के अबाउट हमारा बॉब क्या करेगा यहाँ पर, इस पोजीशन के अबाउट ऐसे 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 शिफ्ट करेगा। ठीक है, ये थीटा आया, ये पूछा नहीं था हमने, यहाँ पे सिर्फ टाइम पीरियड पूछा था। और टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास में टेक्निक क्या है, रिजल्टेंट ऑफ mg एंड mv² बाय r निकालो, उससे जो एक्सेलरेशन आता है उसको क्या कहते हैं, g इफेक्टिव। तो यहाँ पर दोनों फोर्सेस सुभान अल्लाह परपेंडिकुलर है, तो डायरेक्टली निकल जाएगा, यानी यहाँ पर क्या होगा, m g इफेक्टिव इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ mg का होल स्क्वायर प्लस mv² बाय r का होल स्क्वायर। तो g इफेक्टिव इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ g² प्लस v रेज टू द पावर 4 अपॉन r²। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाय g इफेक्टिव, म्हणजे g² प्लस v टू द पावर 4 अपॉन r² की पावर हाफ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और बहुत अच्छे कराता हूँ, और डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को समझना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर आपकी थॉट प्रोसेस कैसे वर्क करती है इसके लिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना। ऑलरेडी काफ़ी बुक्स में अवेलेबल होगा ये क्वेश्चन। तो एक बॉब है जिसका मास क्या है, m है, l लेंथ के एक स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है, किससे, एक इंक्लाइन वॉल से, मतलब ये इंक्लाइन वॉल हो गई, यहाँ पर एक बॉब सस्पेंडेड। ठीक है, अब इस बॉब को हम स्विंग कराकर छोड़ते हैं, डिस्प्लेस कराकर छोड़ते हैं, तो यह क्या होगा, ऑसिलेशंस करेगा। आया समझ में। टाइम पीरियड वही होगा हमारा फेवरेट, 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है वो टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो फेज से सॉल्व हो सकता है, जो मैंने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कंसेप्ट सिखाया था। क्वेश्चन अच्छा है, पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि क्या दे रहा हूँ। क्वेश्चन में मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको मैंने यहाँ पर स्विंग कराकर छोड़ा, ये एंगल क्या है बेटा, θ1 है, और इधर की तरफ जो मैं ले गया हूँ वो एंगल है θ2, वो एंगल है θ2, दिस एंगल इज θ2। यानी कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पर θ2 ज़्यादा रखा है θ1 से। तो क्वेश्चन में अगर θ2 लेस देन θ1 होता तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी होगा। लेकिन इशू ये है कि यहाँ पर इधर वाला ऑसिलेशन यहाँ तक होना चाहिए, लेकिन अफसोस बीच में आ गई वॉल, क्योंकि θ1 क्या है, लेस देन θ2, और वॉल से कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। तो कोलिजन का कोई टाइम नहीं होता, आपको पता है। तो जैसे ये टकराएगा वैसे जितनी स्पीड से टकराएगा उतनी ही स्पीड से क्या होगा, रिबाउंड होगा। तो अब आपको यहाँ पे निकालना है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ये निकालना है। इसके लिए मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालने के लिए हिंट देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर ये जो है ना एंगुलर एसेशन वाली इक्वेशन का यूज़ करो। आप x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी के बजाय थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी का यूज़ करके अगर सॉल्व करोगे तो अच्छा रहेगा। इसके एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाकर फिर रिटर्न होने का टाइम, फिर इधर से इधर जाकर फिर रिटर्न होने का टाइम, ये निकालना है। ट्राई करिए, आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। आप लोगों को टाइम पीरियड निकालना था, ठीक है। अब जब हमारा दिमाग ये बोलता है कि यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन तक आने का टाइम कितना, t/4, एक्सट्रीम पोजीशन से यहाँ तक आने का टाइम कितना, t/4, यहाँ तक का ऑसिलेशन जो नेचुरल ऑसिलेशन है वही है, फ्री ऑसिलेशन ही है। यहाँ के लिए इशू है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम t लगेगा, और जैसे ही वो टकराएगा, इलास्टिक कोलिजन है तो उतनी स्पीड से रिबाउंड होगा, तो आने का भी टाइम क्या होगा, t होगा।
तो मेरा आंसर आ गया। आंसर क्या आया? t/4 प्लस t/4 यानी t/2 प्लस 2t, है ना। अब यार यहाँ पे इशू तो यही है, t निकालना, स्मॉल t निकालना। तो थीटा नॉट किसके बराबर होगा? थीटा नॉट है एंगुलर एम्पलीट्यूड, ये किसके बराबर होगा? θ2 के बराबर। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम इक्वेशन कौन सी वाली होना चाहिए? साइन वाली। तो इस इक्वेशन में अगर हम थीटा की जगह क्या रखेंगे? θ1, तो ये क्या होगा? मीन पोजीशन से वहाँ तक आने का टाइम आ जाएगा। तो बताइए इस इक्वेशन में क्या रखना है? θ1 इज इक्वल टू θ2 साइन ओमेगा टी। ये θ2/θ1 हो जाएगा, तो ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन इनवर्स θ1 अपॉन θ2। तो t इज इक्वल टू क्या आएगा? t इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन ओमेगा साइन इनवर्स θ1 अपॉन θ2। एंड फाइनल आंसर इज व्हाट? फाइनल आंसर इज व्हाट? t/2 प्लस 2t। t की वैल्यू रख सकते हो, क्या रख सकते हो? पाई बाय ओमेगा। t/2 क्या होता है? पाई बाय ओमेगा, करेक्ट। प्लस 2t यानी क्या? 1 अपॉन ओमेगा साइन इनवर्स θ1 अपॉन θ2। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो 2005 जेई में आया था, है ना। एग्जैक्टली क्या है कि इतने सालों से 28 सालों से पेपर्स देखे हैं, तो इसलिए क्या होता था कि है ना, पहले एकदम ईयर वाइज याद रहते थे कि कौन सा पेपर कब आया है, ठीक है। लेकिन 2014 के बाद में मैंने आईआईटी के पेपर देखना बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा जब भी डाउट के लिए आता है तो अपन अपने नेचुरल वे में सॉल्व करो। अपन ये मत सोचो दिमाग में कि ये आईआईटी का क्वेश्चन है ना। कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को बोल दिया कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, तुमसे नहीं हो पाएगा, और बहुत इजी होने के बाद बच्चे जो है ना वो नहीं कर पाते। तो एक प्रेशर जो है वो उसको रिलीज़ करने का तरीका यही है कि हम रोज़ ही एग्ज़ाम देंगे ना, तो क्या होगा, वो पेपर का प्रेशर नहीं रहेगा। चलिए, तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई 2005 में आया है। ये एक पेंडुलम है, यानी ये हेवी पॉइंट मास है, इसका मास है m, करेक्ट, और स्ट्रिंग की लेंथ है l, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है यहाँ पे पेंडुलम की पता है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस। जो इफेक्टिव लेंथ आती है पेंडुलम की, जो l बोली जाती है, l इफेक्टिव, वो कौन सी होती है बताए? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉब तक की डिस्टेंस। जैसे बॉब का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा दोस्तों? यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट, इस एल इफेक्टिव पर क्वेश्चन बना दिया इन्होंने, और इन्होंने बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया। ये कहा कि यहाँ पर ये हॉलो स्फीयर है और उसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, ओके। उसके बाद में यहाँ पर क्या करा? एक होल कर दिया, ओके, और इसको हमने क्या करा? डिस्प्लेस कराकर छोड़ दिया, ठीक है। इसको हमने डिस्प्लेस कराकर छोड़ दिया, तो वाटर बॉटम से लीक होता जाएगा और ये ऑसिलेशंस करता जाएगा। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन से टाइम पीरियड के बारे में कमेंट करना है। ऑप्शन ए है टाइम पीरियड डिक्रीजेस, बी है टाइम पीरियड फर्स्ट डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस, सी ऑप्शन है टाइम पीरियड इंक्रीजेस, और डी ऑप्शन है टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, जब तक वो खाली होता है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा वाला ऑप्शन के साथ में आप जाओगे? आपकी थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए? इफेक्टिव लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम पे डिपेंड करता है, जी तो वही रहेगा। तो यहाँ पे सोचने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, उसके बारे में सोचो। आप बताइए
मैं 1 मिनट का पॉज देता हूँ। तो आप लोगों के ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पे सोचने की क्रिया जो है वो सिर्फ ऐसी थी कि ये पेंडुलम है, इसमें जब कंप्लीटली फिल्ड है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है। इफेक्टिव लेंथ क्या है, ये है, करेक्ट। अब यहाँ पर जैसे जैसे पानी जो है वो गिरता जा रहा है, अगर पानी आधा खाली हो गया तो आधा जब पानी खाली हो गया तो सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, नीचे चला गया। तो सेंटर ऑफ मास नीचे चला गया तो एल इफेक्टिव क्या हो गया, पहले इंक्रीज हो गया, एल इफेक्टिव बढ़ गया, यानी टाइम पीरियड क्या हो गया, बढ़ गया। आधा खाली होने के बाद में सेंटर ऑफ मास टुकुर टुकुर कहाँ आएगा, सेंटर ऑफ मास फिर वापिस से कहाँ आएगा, देखो आधा खाली होने के बाद में, उसके बाद में पूरा ही खाली होगा। तो पूरा खाली होगा तो सेंटर ऑफ मास अगेन अपनी पोजीशन पर आ जाएगा, और अगेन अपनी पोजीशन पर आया, इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास कोई जंप नहीं लगा रहा है, सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ से नीचे जा रहा है, ये नीचे गया और फिर उसके बाद में यहाँ से ऊपर आ रहा है। यानी अब क्या हो गया, एल इफेक्टिव डिक्रीज हो गया, यानी टाइम पीरियड पहले क्या हो रहा है और फिर डिक्रीज। आंसर इज डी। ठीक। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और बहुत सुंदर याद आया, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ओके, ये हैवी पॉइंट मास है, इसका मास ए में, चार्ज क्यू, मास ए में चार्ज क्यू, करेक्ट। ये क्या है, ऑसिलेशन कर रहा है, इसका टाइम पीरियड टी है, इसका टाइम पीरियड टी। अब हम यहां पर कहां पर, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर, ध्यान से समझना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये मास एम, चार्ज क्यू, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पर एक चार्ज को यहां पर फिक्स कर दिया। कहां पर बेटा, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इसकी पोजीशन में अब ये ऑसिलेशन करता है, वही स्मॉल ऑसिलेशन करता है, तो इसका टाइम पीरियड आता है टी डैश। अब टी डैश ग्रेटर देन टी होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी टी डैश लेस देन टी होगा, ऑप्शन सी टी डैश इक्वल टू टी होगा, और डी है नथिंग कैन बी से। ओके, ट्राई करिए। आंसर ए आया है कितने लड़कों का, ओके, बी, सी, डी। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करा, ये सॉल्व करने की हिम्मत रखोगे ना तो अच्छा रहेगा। तो पुत्र यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमें पहली बात तो ये है कि यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, अब देखो आपको थ्योरी क्यों पढ़ाते हैं, मैं ऐसा भी बता सकता था T इज इक्वल टू 2π√L/g, T इज इक्वल टू 2π√L/g इफेक्टिव। वो साला मैंने वो अर्थ वाला इतना डिराइव करके बताया। क्यों बताया डिराइव करके, क्यों, क्योंकि है ना डेरिवेशन के बाद में जब हमारे पास में कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना तो हम दिमाग लगा सकते हैं। अब सुनिए बच्चों, जब मैं इसको बाजू में ले जाता हूँ, है ना, तो इस पर एक फोर्स क्या लगता है, mg, दूसरा फोर्स क्या लगता है, t, और ये किसके कारण, किस रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ऑसिलेशन करता है, mg sin थीटा के कारण। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या आएगा, 2π√L/g। अब जब ये वाला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में मैंने क्या करा, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रख दिया फिक्स। अब जब मैं इसको बाजू में ले जाऊंगा तो क्या होगा बताइए, T इधर लगेगा, इधर mg लगेगा, इधर एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और T का कोई कंट्रीब्यूशन टाइम पीरियड में नहीं होता। आपको G इफेक्टिव बताया था तो मैंने क्या कहा था, T को छोड़ दो, है ना। क्यों, क्योंकि T रिस्टोरिंग फोर्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। यहाँ पे कौन करेगा, अगेन mg sin थीटा। ओ, तो टाइम पीरियड क्या होगा बोस, 2π√L/g होगा, यानी T डैश इक्वल टू T। दिस इज आंसर। तो आगे की कहानी अब है हमारी
स्प्रिंग के साथ, स्प्रिंग के साथ, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं एक डेरिवेशन बता चुका हूँ, जो थ्योरी में मैंने टाइम पीरियड निकालने के लिए दो मेथड से करा था कि टाइम पीरियड ऑफ ए बॉब ऑफ ए ब्लॉक अटैच्ड विद ए स्ट्रिंग। देखिए ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है। आपको इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है जब ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ फ्लोर पर ऑसिलेशंस करता है। ऑलरेडी मैं डिराइव कर चुका हूं, अभी नहीं करूंगा। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के, यस और नो? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। अब अगर मेरी इच्छा नहीं है इसको करने की, तो मेरा दिल दुख रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ, उसको बता देता हूँ, यस। और उसका टाइम पीरियड का मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ। अभी आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है, यस। तो इस बार मैंने एक स्प्रिंग के साथ में एक ब्लॉक को अटैच करा। इस ब्लॉक का मास m है, इस ब्लॉक का मास m है। यहाँ पर ये थी नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पर इस ब्लॉक का फोर्स mg नीचे की तरफ लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर F स्प्रिंग इज इक्वल टू क्या है? k x नॉट, बिकॉज x नॉट इज वॉट? इलॉन्गेशन इन द स्प्रिंग। आपको किसी ने सिखाया था फर्स्ट फाइंड मीन पोजीशन, मीन पोजीशन निकालो। मीन पोजीशन का मतलब क्या? जहां पर ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। ये वाली पोजीशन क्या है मेरे बच्चों? मीन पोजीशन है। क्यों? ऊपर वाले में मीन पोजीशन में स्प्रिंग क्या है? अनडिफॉर्म्ड है, रिलैक्स्ड है। लेकिन यहाँ पर मीन पोजीशन में स्प्रिंग क्या है? समवॉट इलोंगेटेड है। इलोंगेटेड कितनी है? एक्स नॉट। इलोंगेटेड कितनी है? एक्स नॉट, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेट इसको इलोंगेशन क्रिया कर रहा है। आगे का आपको ये बताया है कि अब इस मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट को, ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दो और उसके बाद छोड़ दो, तो वो एसएचएम करेगा। तो तूने यहाँ पर रंग बदल दिए, है ना? रंग बदल कर क्या करा? इसको डिस्प्लेस कराया, मतलब उसको डिस्प्लेस कराया। इसको कितना डिस्प्लेस कराया तूने? x। अब उससे क्या हुआ? mg में कोई चेंजेस आया? नहीं आया। उससे क्या हुआ? स्प्रिंग फोर्स बदला? बिल्कुल बदला। तो स्प्रिंग फोर्स अब क्या हो गया? स्प्रिंग फोर्स अब क्या हो गया? kx प्लस एक्स नॉट, kx प्लस एक्स नॉट। तो इस ब्लॉक को यहां पर रख रहे थे, तो mg इज बैलेंस बाय kx नॉट। जब हमने और नीचे ले गए तो क्या होगा? स्प्रिंग और एक्टिव हो गई। mg तो उतनी ही रहा, तो स्प्रिंग और एक्टिव होकर स्प्रिंग का फोर्स क्या हो गया? kx प्लस एक्स नॉट, ठीक है। तो दूसरी पोजीशन क्या थी? डिस्प्लेस करने की। ये डिस्प्लेस करने की पोजीशन हो गई। तीसरा पॉइंट क्या था इसमें? तीसरा पॉइंट क्या था? फाइंड रिस्टोरिंग फोर्स। कौन रिस्टोर करा रहा? स्प्रिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा? के एक्स प्लस एक्स नॉट, ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स माइनस नीचे की तरफ फोर्स mg, और इसका नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये वापस से अपने को इक्विलिब्रियम पोजीशन में ला रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी। एम जी इज इक्वल टू के एक्स नॉट है, खिंच खिंच। एम ए इक्वल टू माइनस के एक्स, या ए इक्वल टू माइनस के बाय एम इंटू एक्स। मजा आया? क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू एस एच एम। डिस्प्लेसमेंट आया और ये वैल्यू किसके बराबर आ गई? ओमेगा स्क्वायर। तो टाइम पीरियड क्या होगा? डन 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 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय
ठीक है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ जी। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है? जी पे डिपेंड नहीं करता है। ये शिक्षा मिली। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ब्लॉक अगर स्मूथ फ्लोर हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर ऑसिलेशन कर रहा है विद अटैच्ड विद स्प्रिंग, तो भी टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय के। और अगर यहां पर ब्लॉक कहां पर ऑसिलेशन कर रहा है? अंडर ग्रेविटी ऑसिलेशन कर रहा है, तो भी टाइम पीरियड क्या है? वो के वही है। तो तुम बोलोगे सर फिर तो ऐसा किसी इंक्लाइन प्लेन पर रखकर अगर ब्लॉक को ऑसिलेशन कराएंगे तो भी टाइम पीरियड उतनी आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो फ्लोर क्या होना चाहिए? स्मूथ फ्लोर होना चाहिए। तो नेक्स्ट आप लोग इसको ट्राई करके देखिए। ओके, आगे की कहानी मैंने आपको कहा था कि एक ट्राई और करिए कि अगर कोई ब्लॉक स्प्रिंग के साथ में किसी इंक्लाइन प्लेन पर है ना, तो भी टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 2 पाई। तो ये हमारा एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन आ गया। इज्जत से समझना, ये स्प्रिंग है, इसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है। डेफिनेटली इस पोजीशन में कुछ इलॉन्गेशन होगा क्योंकि यहां से यहां तक की लेंथ क्या है? नेचुरल लेंथ है। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन। ओके, ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन में मैंने सपोज करा कि स्प्रिंग में इलॉन्गेशन कितना है? x नॉट। इस ब्लॉक को कौन कौन सी ताकतें खींच रही है? वेट mg नीचे की तरफ खींच रहा है, वेट का कंपोनेंट mg cos थीटा, ये कंपोनेंट mg sin थीटा, ये कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस होगा। स्प्रिंग में इलॉन्गेशन है तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, वो किसके बराबर? kx नॉट। ओके, ये इधर लग रहा है और mg sin थीटा इधर लग रहा है। दिस इज द मीन पोजीशन। यहाँ पर क्या है? ये मीन पोजीशन में इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में इसका मतलब क्या होगा? चिल्लाकर बोलो, mg sin थीटा इक्वल टू kx नॉट। अब आपको दूसरा स्टेप क्या सिखाया है? इसको हम एनर्जी मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा स्टेप क्या सिखाया है? इसको बाजू में ले जाओ, यानी थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दो और फिर देखो कि अब नेट फोर्स कितने लग रहे हैं। तो अब मैं इसको ले जाता हूँ थोड़ा सा बाजू में, ये इसको डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेस करा तो भी क्या होगा? mg sin थीटा स्टिल mg sin थीटा, लेकिन इधर स्प्रिंग फोर्स में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा? स्प्रिंग फोर्स k x प्लस x नॉट, क्योंकि आपने कितना डिस्प्लेस कराया दोस्तों? x। मीन पोजीशन कितना डिस्प्लेस कराया? x। तो अभी mg sin थीटा नीचे लग रहा है और स्प्रिंग फोर्स kx प्लस x नॉट कहाँ लग रहा है? ऊपर। तो सारी कायनात इसको वापस से अपनी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रही। तो रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है माइनस ऑफ व्हाट? k x प्लस x नॉट माइनस mg sin थीटा। ठीक है। अब उसके बाद में आपको ऊपर दिख रहा है kx नॉट इज इक्वल टू mg sin थीटा। खिंच रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा? a में इक्वल टू क्या बचेगा बेटा? बस माइनस kx। फिर वापिस से वही वर्ड, मजा आया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस k बाय m x। क्या मजा आया? एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी मोशन क्या होगा? SHM होगा। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। इससे हमें फिर वही शिक्षा मिलती है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ g। तो साला ब्लॉक वर्टिकली ऑसिलेशन करे, किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर ऑसिलेशन करे, इंक्लाइन प्लेन पर ऑसिलेशन करे, सब केस में टाइम पीरियड क्या होता है? सेम होता है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ
m/k। अब इनमें क्वेश्चंस में खेलते किस पर है? पहला तो बकवास क्वेश्चन होंगे जिसमें मासेस में m से कुछ बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। k क्या है? स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। अब स्प्रिंग में कुछ भी चेंजेस करेंगे ना तो टाइम पीरियड चेंज होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को मैं आगे डील करता हूँ, ठीक है? इतना कॉपी कर लीजिए। देखिए स्प्रिंग के जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं ना वो बहुत ही इजी हैं, ठीक है? आपको ध्यान होगा कि स्प्रिंग के सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट के क्या होता है, ठीक है? तो मैं आपको वापस से रिपीट करा देता हूँ थोड़ा सा फास्ट, है ना? और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिएगा ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, ये तीसरी स्प्रिंग है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K3। और तीनों स्प्रिंग्स को रिप्लेस कर एक सिंगल स्प्रिंग में अपने को लाना है, तो उसका K इक्विवेलेंट क्या होगा? 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 होगा, ठीक है? चलो 1 मिनट तो लगता है इसको डिराइव करने में, तो आज इसको डिराइव कर लिया जाए, है ना? डिराइव करने के लिए ऐसा करता हूँ कि इसको मैंने यहाँ पर होल्ड करा और इसको मैंने कितना खसकाया? x खसकाया। अब जब इसको x खसकाया तो तीनों स्प्रिंग में जो फोर्स आएंगे ना बेटा वो सेम आएंगे। तीनों स्प्रिंग में जो फोर्स आएंगे वो सेम आएंगे। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? फोर्स सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में फोर्स सेम होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये तीनों इस तरह से कनेक्टेड स्प्रिंग को कुछ x खसकाता हूँ तो तीनों स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में होगी और स्प्रिंग हमारी क्या होती है? आइडियल। आइडियल का मतलब मासलेस। तो तीनों स्प्रिंग में क्या होगा? फोर्स सेम होगा। अब तीनों स्प्रिंग में फोर्स सेम है तो डेफिनेटली इन तीनों में इलॉन्गेशंस क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, ठीक है? तो पहली स्प्रिंग के लिए फोर्स और उसमें रिलेशन क्या होगा? F इजिकल टू K1x1। दूसरी स्प्रिंग में F इजिकल टू क्या होगा? K2x2। तीसरी स्प्रिंग में F इजिकल टू क्या होगा? K3x। अब इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट जब निकालना है इसका तात्पर्य क्या है? बहुत इजी है ये। यहाँ पर आप इसको होल्ड करो, इसको उतने ही फोर्स लगाकर मूव करो तो इसमें भी इलॉन्गेशन कितना होगा? x। यानी ये तीनों से जो इफेक्ट आ रहा है वो एक सिंगल स्प्रिंग से आना चाहिए कि उसको अगर मैंने पुल करा तो अंडर फोर्स F इसमें सेम इलॉन्गेशन आना चाहिए जो तीनों का एक्यूमुलेटेड है। तो सीरीज में क्या बताया? फोर्स सेम होते हैं, इलॉन्गेशंस अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट्स अलग अलग है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट स्प्रिंग में F इजिकल टू क्या होगा? चिल्लाकर बोलो, K इक्विवेलेंट इंटू x। एक बात। दूसरी बात, x इजिकल टू क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3। ये x को आप लिख सकते हो F/K इक्विवेलेंट। ये x1 को लिख सकते हो F/K1, F/K2, F/K3। F ने F को चाटा मारा तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3, है ना? ये याद रखना कि K नहीं आया है, क्या आया है? 1/K, है ना? नहीं तो जोश में होश खो बैठते हैं, यही K डाल देते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 स्प्रिंग होगी, 2 स्प्रिंग होगी तो 1/K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होगा? 1/K1 प्लस 1/K2। मतलब K इक्विवेलेंट नहीं आया है, क्या आया है? 1/K। तो K इक्विवेलेंट क्या होगा? एलसीएम लेने के बाद में उल्टा करिएगा तो ये आएगा K1 K2/K1 प्लस K2, ठीक है? कॉपी कर लीजिए। तो नेक्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग में K क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में K क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग बहुत ही बकवास है, 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। इसका डेरिवेशन में बता रहा हूँ, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये 2 स्प्रिंग्स हैं, ओके? दोनों का नेचर अलग अलग है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ठीक है? अब इन दोनों स्प्रिंग्स का हमें क्या निकालना है? इक्विवेलेंट K निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर इमेजिन करते हैं
कि ये नेचुरल लेंथ है। ठीक, अब जब भी हम यहाँ पर इसको के इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्प्लेस कराएंगे। अब बेटा जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, दोनों स्प्रिंग्स में फोर्स सेम था, है ना, लेकिन यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दोनों स्प्रिंग में सेम इलॉन्गेशन या सेम कंप्रेशन यानी सेम डिस्प्लेसमेंट। सीरीज में सेम फोर्स, पैरेलल में तो इसको खसकाएगा तो एक सेम आएगा ना, कि ऐसा टेढ़ा वेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेम आएगा। अब जब इलॉन्गेशन दोनों में सेम होगा तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स अलग अलग होंगे। यहाँ पर F1 इज इक्वल टू क्या होगा, K1x। यहाँ का स्प्रिंग फोर्स F2 इज इक्वल टू क्या होगा, K2x। ठीक, अब यू हैव टू रिप्लेस दिस टू स्प्रिंग बाय सिंगल स्प्रिंग, और वो सिंगल स्प्रिंग का K इक्विवेलेंट क्या है, K इक्विवेलेंट है। आप इसको भी x डिस्प्लेस कराओगे अंडर विच फोर्स, F। तो F इक्वल टू क्या होगा, K इक्विवेलेंट इंटू x। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट इफेक्ट इस सिंगल स्प्रिंग में आ रहा है तो F इज इक्वल टू क्या होगा, F1 प्लस F2, है ना, क्योंकि दोनों में जो फोर्सेस है उसका सम इस इक्विवेलेंट स्प्रिंग में आना चाहिए, है ना। तो F इज इक्वल टू क्या होगा, K इक्विवेलेंट इंटू एक्स। F1 क्या है, K1x, F2 क्या है, K2x, x से x खींच खींच यानी K इक्विवेलेंट क्या आ गया, K1 प्लस K2। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर n स्प्रिंग है तो K इक्विवेलेंट ऑफ द n स्प्रिंग क्या होगा, K1 प्लस K2 प्लस सो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी स्प्रिंग को खींचना मोर डिफिकल्ट हो जाएगा। आपने देखा होगा ना, वो बॉडी बिल्डिंग के लिए स्प्रिंग आती है तो उसमें जितनी मल्टीपल स्प्रिंग, 3 स्प्रिंग 4 स्प्रिंग्स जितना करेंगे तो उसको स्ट्रेच करना क्या होगा, और ज़्यादा होगा, यानी उसका K क्या हो गया, बढ़ गया। और वही स्प्रिंग्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट कराएंगे तो वो तो और ईजियर हो जाए, समझा। तो सीरीज में K क्या हो जाता है, कम हो जाता है। K का मतलब क्या, स्टीफनेस, मेजरमेंट ऑफ स्टीफनेस, यानी स्प्रिंग कितनी कड़ी है, समझ गए। तो सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको मैंने डेरिवेशन बताया है, आपको फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है कि सीरीज में 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1। पैरेलल में K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस 1। करेक्ट, ठीक। आज के लिए होमवर्क तो अभी अपन ने लास्ट में क्या है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग समझा। इस पे बहुत ही इजी क्वेश्चंस जो है आते हैं, और बायो वालों ये बिल्कुल तुम्हारे पाले में आने वाली गेंद है ना। तो इसमें क्वेश्चंस में 2 बना देता हूँ, है ना, और आपके मटेरियल में जो 20 क्वेश्चंस ईच डे अवेलेबल होते हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चंस होंगे। ये ब्लॉक है, इसका मास m है, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ये स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और ये स्प्रिंग है, इसका भी स्प्रिंग कांस्टेंट k है। तो यहाँ पे टाइम पीरियड निकालना है ऑसिलेशन का। इसके लिए कोई डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसके लिए सिर्फ आपको k इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है। और k इक्विवेलेंट के लिए आपको क्या का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2π√m/k इक्विवेलेंट। और K इक्विवेलेंट बहुत इजीली निकल जाएगा दोस्तों। ये दोनों काय में, पैरेलल में, इन दोनों का K इक्विवेलेंट एक आ जाएगा, क्या आएगा, K प्लस K 2K, और उसके साथ में K काय में, सीरीज में, है ना। तो K इक्विवेलेंट आ गया, क्या आया, K इक्विवेलेंट K1 K2 यानी 2K इंटू K अपॉन 2K प्लस K, यानी K इक्विवेलेंट किसके बराबर आया, 2K/3। बस इसको सब्सटीट्यूट कर दो, हो जाएगा। तो अब मैं अगला क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, जो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्या है, मैं भावनाओं में बहकर तुमको कुछ बता देता हूँ। ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है,
ये तीसरी स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3K है, इसका 2K है, इसका K है। आपको इस ब्लॉक का मास m है, इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना। ठीक, बहुत इजी है। लेकिन एक क्वेश्चन जो अभी मैं देने वाला हूँ वो डेफिनेटली आप रॉन्ग करोगे। चलो ठीक है, अगली बारी बताता हूँ, अभी टेंशन नहीं देता हूँ। आज के लिए इतना ही।